इम्तियाज सर की कहानियां जो हैं वो चलती नहीं बहती हैं, जैसे संगीत बहता है। जैसे किसी खामोश शहर में या किसी खामोश इलाके में आप जाएंगे और कोई पुराना रेडियो आपको सुनाई पड़े। इम्तियाज सर की फिल्मों की कहानियां वैसी होती हैं। इश्क का एक नया वर्जन जो है उन्होंने सिखाया हमें। यह बताया कि मिलते कैसे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इश्क में रहते कैसे हैं, लोग इश्क में जीते कैसे हैं। और इसीलिए आज इम्तियाज सर, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा आपसे कि क्या इश्क को किसी एक परिभाषा में ढाला जा सकता है? नमस्कार। आप जब ये सब कह रहे थे तो मेरे दिमाग में गालिब का एक शेर चल रहा था जो मैं आपको बता दूं। बक रहा हूं बेखुदी में क्या कुछ, बक रहा हूं बेखुदी में क्या सब कुछ, ऐसा कुछ है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें मुझे मुतासिर बहुत करती हैं लाइफ में। क्यों हुआ जो हुआ, क्यों किया जो मैंने किया, इसका कोई आंसर नहीं है। ये एक बेखुदी का ही माहौल होता है व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर कंसेप्चुअलाइजिंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग। आपको पता नहीं होता आप क्यों करते हो, उसका कोई लॉजिकल कारण नहीं होता। उसी तरह से मेरे ख्याल से मेरी फिल्मोग्राफी, मेरी कहानियाँ, कैरेक्टर्स, साइट्स एंड साउंड्स दैट वन फाइंड्स इन माय फिल्म्स, वो किसी प्लान के तहत नहीं है। वो इसी तरह से फ्लो कर रहे हैं, बेखुदी में फ्लो कर रहे हैं। लेकिन सवाल सर ये था कि क्या इश्क को किसी परिभाषा में ढाला जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से इश्क आपने दिखाया है, बहुत लोग ऐसे हैं जो दशकों के बाद भी आज भी महसूस कर रहे हैं और उसी नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। अगर मेरे पास इसका आंसर होता तो मैं फिल्में बना ही नहीं रहा होता। मुझे लगता है मेरे फिल्म इंडस्ट्री के कई मित्र यहाँ पर हैं, दे विल अग्री दैट अगर हमें पता होता ना कि क्या आंसर है तो हम फिल्म नहीं बनाते। वो हमें खुद नहीं पता है कि प्रेम की परिभाषा होती है कि नहीं, या उसको किस तरह से देखा जाता है। दो प्रेम एक जैसा हो सकता है कि नहीं, एक इंसान को कई लोगों के साथ प्रेम हो सकता है कि नहीं। लैला मजनू का जो प्रेम था, क्या वो कबीर और परमात्मा के प्रेम से अलग था, ये हमें नहीं पता है। हम ढूंढ रहे हैं इसके बारे में, और जो ढूंढन है ना, वो जो सर्च है, वही हमारी फिल्में, हमारी कविता होती है। तो मुझे पता नहीं है। इम्तियाज के बारे में कहते हैं कि उनकी फिल्में हिट होती हैं, लोगों के जहन में रहती हैं, लेकिन 2-3 साल बाद समझने में समय लग जाता है। रॉकस्टार को लोगों ने देर समझा, तमाशा अभी भी लोग समझ रहे हैं, आप 2015 में समझ लिए थे। लैला मजनू दोबारा रिलीज होकर हिट हो रही है। ये लोगों की गलती नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अच्छे से अपनी कहानी कह सकता है तो वो कहानी सिंपल तरीके से ही जाहिर होती है। शायद मेरी क्षमता भी शायद और बढ़ेगी, मैं और फिल्में बनाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सिंपल तरीके से जो सोफिस्टिकेटेड कहानी या जिसको कॉम्प्लिकेटेड लगती है वो ना लगे। तो मेरा प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि आखिर ज़िंदगी में मैं एक सरल पिक्चर भी बना पाऊंगा। लैला मजनू आपने लिखी और डायरेक्ट नहीं किया, अलग अलग थ्योरीज आती है, आपने क्यों डायरेक्ट नहीं किया उसे? क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे काम में ना किसी और का भी फ्लेवर हो। आदमी खुद से भी तो बोर हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा डायरेक्ट करे तो मैं लिखूँ, तो मैं भी कुछ सीखूँ, कुछ नया झगड़ा हो। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि अगर मैं काम करूंगा तो मेरा थोड़ा सा उसमें फ्लेवर तो जाएगा। नहीं, अविनाश कहते हैं कि वो जो गिरने वाला सीन था लैला को देखकर, ना डायरेक्टर कन्विंस थे ना एक्टर कन्विंस, होने लगा ये क्या करवा रहे हैं। फिर कहा कि इम्तियाज करवा रहे हैं, कुछ तो बेहतर होगा। इसी तरह की कॉन्फिडेंस से ना जिंदगी चल रही है मेरे ख्याल से। तो उन्हें बस ऐसे बेहोश होकर के गिरना था, मगर उन्होंने वैसा किया। बट एक वो ये ना कि हमारे काम में ना सब कुछ समझा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें ना फील करके की जाती हैं। इम्तियाज अली की फिल्मों में रहमान साहब की बहुत बातें होती है, मोहित चौहान की बहुत बातें होती है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि इरशाद कामिल का उनके जीवन में क्या रोल है, उस बारे में पूछिएगा, क्योंकि राइटर अक्सर फिल्म की या गानों की जान होता है। खासतौर पर जो गाने आपके आए, बड़े खूबसूरत गाने हैं इरशाद कामिल साहब ने जो लिखे हैं, लेकिन उतनी पहचान नहीं मिलती। मोहित साहब के बारे में बहुत बातें होती है, रहमान साहब के बारे में। इरशाद कामिल के बारे में बताइए, और इरशाद कामिल की सबसे फेवरेट लाइन आपकी कौन सी है? उनकी कई सारी फेवरेट लाइन्स हैं। एक तो जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। देखिए, एक शख्स, एक राइटर अपनी बातों को कितने अच्छे से पहचानता है कि उसे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ों को बर्बाद कर रही है। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इरशाद कामिल एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन,
is very well aware of his own capacities. कोई समझ नहीं रहा है यार मेरे जोक्स को। आप लोग समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है, थोड़ा फिर जवाब दे दो, हौसला अफजाई होती है। वेरी गुड। खुद को मैं जीता तुमको नहीं। मैं हार गया। बहुत सारी। कौन सा? खुद को मैं जीता तुमको मैं हार गया। हाँ खुद को मैं हारा तुमको मैं जीता हूं, तुम हो। हाँ, तुम हो। तुमको मैं जीता हूँ इस जीता भी हूँ और विक्ट्री भी पाया हूँ और जी भी रहा हूँ। Yeah, so Irshad has written many big, important, interesting lines which have become the basis of the soul of many films that I have made. और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे फिल्में, 9 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं, 9 की 9 में लिरिक्स इरशाद कामिल नहीं लिखा है। कोई और ऐसा टेक्नीशियन नहीं है जिसने मेरी हर फिल्म में काम किया है। ऑब्वियसली मैं उस पर बहुत ज़्यादा आश्रित हूँ। एंड तो दिल ज़्यादा किसके टूटे थे, आपके या इरशाद साहब के? इरशाद के। कई बार तो उन्होंने खुद भी तोड़वाए रॉकस्टार की तरह अपना दिल। मगर हमारे बीच में ये होता है कि मैं जो हम दोनों को पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट है और वैसे भी ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्ट है और हम एक दूसरे के साथ इतनी देर से हैं कि हम बेतकल्लुफ़ बहुत हैं। और इरशाद की एक कैपेसिटी, 2-3 चीज़ें उसकी बहुत काबिल तारीफ़ है। एक तो ये कि वो जो सोफिस्टिकेटेड आला चीज़ें हैं उसको भी समझता है और जो बिल्कुल ही जो अदना चीज़ें हैं ना, बहुत ही वल्गर जोक्स होते हैं और बहुत ही फूहड़ बातें होती हैं, वो भी वो समझता है और अप्रिशिएट करता है। हाँ, जो रॉकस्टार में देखा हमने। हाँ, तो वो अपनी मतलब आलानेस और फूहड़ता दोनों वो फिल्मों में ले आता है। और उसके साथ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है उसका। और दूसरी बात क्या है ना कि ही नेवर गिव्स अप, ही नेवर गिव्स अप। हमारे झगड़े भी होते हैं मगर वो आखिर मोमेंट तक भी फिर से लिखता ही रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसकी फेमस भी हुई हैं या लोगों को पसंद आई है ना, वो उस वजह से भी हुई हैं कि आखिर मोमेंट पर भी उसने कुछ उसको बेहतर करने की कोशिश की थी। सर, मशहूर कहानियाँ जो होती हैं वो मुकम्मल क्यों नहीं होती हैं? अधूरी कहानियाँ ही क्यों लोगों के दिल में रह जाती हैं? जॉर्डन को हीर नहीं मिलती है। मुझसे किसी शायर ने कहा था कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो लोग प्रेसी को याद रखते हैं। ये क्यों होता है? इरशाद की ही लाइन है, सब पूरा होकर ख़त्म हुआ, सब पूरा होकर ख़त्म हुआ, जो आधा है वो जिंदा है। बिकॉज कोई चीज़ जब ख़त्म हो जाती है ना तो ख़त्म ही हो जाती है ना, तो फिर उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं रहती, कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कोई एनर्जी नहीं बचती उसके अंदर। मगर कोई चीज़ जब अधूरी रहती है तो इंसान जो व्यूअर होता है, जो उसको देख रहा होता है, शायद उसमें वो उसके बारे में सोचना जारी रखता है, वो चीज़ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन करके रहती है। शायद ये कारण होगा। बिछड़ने के बाद आशिक ज़्यादा याद आते हैं। आप काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं इस मामले में, आप ही बताइए इसका आंसर। आपकी फिल्मों ने काफ़ी कुछ सिखाया है। सिर्फ फिल्मों से सीखा है, जिंदगी से कुछ नहीं सीख जिंदगी पाया? में भी दिल टूटे। मेरे एक मित्र हैं जानी, अच्छे राइटर कंपोजर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जो कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती हैं या जो अधूरी रह जाती हैं, उसको राइटिंग के ज़रिए अक्सर हम बड़े पर्दे पर उतार कर जिंदा रख देते हैं ताकि वो स्मृतियाँ जिंदा रहें। फिर मैं पूछ रहा हूँ, आपकी अधिकतर कहानियाँ अधूरी हैं, दिल टूटी वाली हैं, मिलकर बिछड़ना भी है, एक यात्रा भी है, कुछ गहरा जख्म है अभी भी जो अंदर है? अभी तो नहीं है, मगर मेरे ख्याल से धीरे धीरे हो जाएगा। जिस तरह से मैं ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा कि एक गहरा जख्म हो जाए इस दुनिया में। प्यार में सही गलत होता है सर? रॉकस्टार में एक सीन जो शुरुआत होता है उसमें आता है कि सही गलत के पार एक मैदान है, और रॉकस्टार को देखने का आज भी लोग उसके एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे नज़रिए हैं। एक नज़रिया किसी ने मुझसे कहा कि जॉर्डन और हीर की मोहब्बत में हम भूल गए कि हीर जो थी वो अपने हस्बैंड को डिश कर रही थी, हम मोहब्बत में इतना खोए हुए थे। तो ये प्यार में सही गलत मायने रखता है? मुझे नहीं लगता है कि प्यार में कोई लॉजिक होती है तो सही गलत भी नहीं होता है, मगर सही गलत, बहुत सारे सही गलत हमारी दुनिया में होते हैं जो लीगल होते हैं, सोशल होते हैं और जो बदलते भी रहते हैं। जैसे कुछ रूल्स होते हैं जो चेंज होते हैं। जैसे
समलैंगिक रिलेशनशिप का एक रूल था जो पहले हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया है। तो उस तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं क्योंकि वो लॉजिकल हैं, और जो चीज़ लॉजिकल ही नहीं है उसमें कोई सही गलत भी नहीं हो सकता है, कोई रूल नहीं हो सकते हैं। उसको आप जज कर सकते हो। आप ये भी जज कर सकते हो कि हेलेन ऑफ ट्रॉय ने क्यों अपने पति को छोड़ करके 7 समुंदर पार जाना उचित समझा था। मगर अगर कोई चीज़ की देखिए क्या होता है ना कि जो कोई लव स्टोरी होती है, कोई भी कहानी होती है ना, उसमें जो जनता देखने के लिए आती है या जो जनता कहानी सुन रही होती है ना, वो किसी अदालत में नहीं बैठी होती। उसे ये जज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सही क्या है या गलत क्या है। उसको कुछ अपना जैसा लगता है और वो फील करके ना किसी कैरेक्टर के या किसी कहानी के साथ में चलती है। मेरे ख्याल से लव स्टोरीज़ में हमेशा ऐसा होता है। आप देखिएगा लैला मजनू, हीर रांझा, शशि पुन्नू, सोनी महिवाल, और सारी लव स्टोरीज़ में जितनी भी औरतें होती हैं ना, वो सब मैरिड विमेन हैं। उन सब की शादियाँ दूसरे लोगों से हुई, फिर भी उन्होंने अपनी मोहब्बत को कायम रखा, छुप के मिलती रहीं, हर वो चीज़ की जो सोसाइटी उनको परमिट नहीं करती थी करने की, फिर भी उनको जितनी मोहब्बत मिली है जनता से वो किसी और को नहीं मिली। तो वो जो मैजिकल लव होता है, जैसे रॉकस्टार में हमने देखा कि हीर बीमार हो गई और वो कहता है कि रह नहीं पाई ना मेरे बिना, और फिर वो आता है, वो टच करता है और वो काफ़ी चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं, आपको सुकून मिलता है किसी और के साथ। लेकिन इसी को लेकर, क्योंकि आजकल बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं और इन खबरों के बीच आपके ही चाहने वालों ने मुझे ये सवाल भेजा था जिसमें कहा था कि अगर आपको किसी और शख्स में एक मैजिकल एहसास हो रहा है, सुकून मिल रहा है, तो क्या अपने पार्टनर के साथ अनफेथफुल वो ठीक है या उस एहसास को इग्नोर कर दें? क्योंकि इस बीच में कई घटनाएं भी ऐसी आई, जैसे हाल फिलहाल में घटना मेघालय की थी और बहुत सारी घटनाएं, हालांकि उसमें अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन इन जनरल क्योंकि आपने इस फिल्म को बनाया है, मैं उस नज़रिए को समझना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हर रिश्ते की एक अलग ऑनेस्टी होती है, और मुझे लगता है कि इंसान क्या कर सकता है अगर वो किसी पार्टनर के साथ है और किसी और में उसको कोई एक अट्रैक्शन या कोई कनेक्शन मिलता है। आई थिंक ये सबके साथ होता है और सबके साथ हो सकता है। वॉट आई वुड ट्राई टू टेल माई सेल्फ इज दैट ट्राई टू बी ट्रूथफुल टू ऑल पार्टीज कंसर्न। इसके बियॉन्ड कोई और पॉलिसी नहीं हो सकती। और क्या होता है ना कि इफ़ यू डेयर टू से द ट्रूथ, इफ़ यू डेयर टू शेयर द ट्रूथ एंड नॉट हाइड इट, नॉट कंसील इट, देन इट विल गिव यू, इट विल शो यू अ वे टू गो फॉरवर्ड ऑल्सो। एंड वो जो तरीका होगा ना, वो आपकी क़ुव्वत को, आपके सोच को, आपकी फ़िलॉसफी को और आपके दिल को एक्सपैंड करता है। सो द पावर टू बी ट्रूथफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। एंड आप देखिएगा कि जैसे अगेन गोइंग बैक टू ऑल द लव स्टोरीज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, जो भी किरदार होते हैं ना, उसके उनसे जब भी पूछा जाता है ना, झूठ नहीं बोलते, वो सच ही बोल देते हैं और बड़े बेवकूफ़ लगते हैं, बहुत ही टैक्टलेस लगते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बट उस परेशानी की वजह से उनकी कुव्वत वो बन जाती है कि वो एक्चुअल इश्क अचीव कर सकते हैं। तो किसी के जाने के बाद वो एहसास क्यों होता है, किसी के रहते क्यों नहीं होता? क्योंकि जॉर्डन ने हीर से पूछा था कि पीछे दरवाज़ा खुला, चल चले, और वो कहती चल, और फिर वो खामोश रहता है। अगर वो चले जाते तो शायद हैप्पी एंडिंग हो जाती। वही है ना कि वो ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि सिर्फ 2 तरह की ट्रेजेडी होती है, एक वो जब किसी इंसान को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए होता है, और दूसरी वो जो सब ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी होती है वो कि जब उसे मिल जाता जो उसे चाहिए होता है। तो ट्रेजेडी जो इंसान चाहता है ना, वो ट्रेजेडी ढूंढ रहा होता है एक्चुअली, जो जॉर्डन ढूंढ रहा था, और उसे मिल गई। और मगर ये भी कहते हैं कि द टाउन इज़ बेस्ट सीन बाय द लाइट ऑफ अ बर्निंग ब्रिज। जब आप किसी को चीज़ को छोड़ देते हो, बाय गॉड छोड़ देते हो, जब आपको खुद भी पता होता है कि अब ये चला गया है, तब उसकी एक्चुअल अहमियत समझ में आती है। बिकॉज इंसान को ये कर्स है कि उसे लाइक ही विल फाइंड द ग्रास ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ही विल कॉन्स्टेंटली क्रेव फॉर वॉट ही डज नॉट हैव। जो अपने पास होता है उसको वही घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है हमारे लिए। जनवरी के महीने में इम्तियाज़ अली ने मोहित चौहान को बगल में बैठाकर एक छोटी सी महफिल में एक कहानी सुनाई थी। रॉकस्टार 2 की वो कहानी सच है? नहीं, रॉकस्टार 2 की सारी कहानियां गलत हैं। मगर हम अक्सर ऐसे सोचा करते हैं बैठ करके जब बातें करते ये हैं। इम्तियाज़ ने सुनाई थी।
एक छोटी सी भीड़ को। हाँ, वो अच्छा सुनाई थी ना दिल्ली तो में मुझे मोहित चौहान गाने गा रहे थे। इस उम्मीद में सुनाई थी कि शायद उनमें से ही कोई लड़का या लड़की वो फिल्म बना देगा, क्योंकि कहानी अब आउट हो चुकी है। अब मुझे तो ठीक से याद नहीं है, बट होपफुली उन लोगों को याद होगी, तो होपफुली वो बना देंगे। जब रॉकस्टार 2 तो मैं भी देख लूंगा। तमाशा हो गई सर, रॉकस्टार या हाईवे। जैसा मैंने कहा कि राजा को रानी से प्यार हो गया, ये इम्तियाज अली की कहानियों में नहीं होता। राजा को ड्राइवर की बेटी से प्यार होता है। जो सारथी होता है, जो आसानी से मिल जाए वो इम्तियाज अली की फिल्मों में प्यार नहीं होता। सर हाँ ये भी काफी है। पापड़ बिलवाए गए लग रहा है आपसे किसी ने अब तक आप। हाँ मैं बेल ही रहा हूँ, पापड़ ही बेल रहा हूँ तब से। तो वही है ना कि जो जिंदगी ने मेरे साथ किया है वही बदला मैं फिल्मों के थ्रू निकाल रहा हूँ लोगों के साथ, कि लोग भी इसे फॉलो करके ऐसे ही करें। ये खुद को तलाशने की हर फिल्म में कोशिश होती है या किरदारों को इससे और गहराई में ले जाने में फायदा होता है कि खुद को खोकर मैं तुझको पा गया? हर फिल्म में आप जो कैरेक्टर है वो खुद को तलाश रहा है। हाँ मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है खुद में, मुझे लगता है, मगर लोगों में है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, अभी आपको देख रहा हूँ, अब आप चले जाएंगे यहाँ से, फिर मैं सोचूंगा कि यार ये ऐसे थे, अब जहाँ गए हैं वो जगह कौन सी होगी, जिनसे मिल रहे हैं वो जगह कौन सी, वो कौन होंगी, जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है वो कौन होंगी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमेंगी, और वो आप में जो मेरा इंटरेस्ट वो भी उन लोगों में थे जिनको आपने कहानी सुनाई थी कि हाँ तो इन सब के बारे में मुझे इंटरेस्ट होगा, और उसके बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ उसको फिक्शन से पूरा करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ये कहानी बन जाए और क्रिएटर्स मंच के नाम से किसी दिन मैं रिलीज कर दूँ। ब्यूटीफुल सर। दर्शकों की क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको आपकी एक फिल्म का नाम दूंगा और मैं चाहता हूँ कोई एक छोटी सी कहानी आप थोड़ी सुनाते चले, जो अनसुनी हो या कम सुनाई गई हो या कम लोगों को पता हो। सबसे पहले रॉकस्टार। रॉकस्टार में हम सब काफ़ी क्रेजी हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल स्थिति में रहते थे, और ऐसा लगता था कि और कोई हमें बीच में जब ब्रेक मिलता था ना कि 10 दिन अभी शूटिंग नहीं है, तो सारे लोग बड़े विचलित और परेशान हो जाते थे, और वो अपने घर में जाकर के लोगों से, अपने घर वालों से, बीवियों से, ख़ानदान वालों से झगड़े करते थे, और वो उनको शांति तभी मिलती थी जब वो साथ रहते थे। तो वो जो शूट की जो यूनिट थी ना, वो जैसे ग्रुपीज़ होते हैं ना, वो जैसे या कोई एक मॉब होता है या कोई कल्ट होता है, उस तरह से थे। एक तरह की बिरादरी अभी भी लगती है कि कोई इंसान, किसी ने भी जो रॉकस्टार में काम किया है ना, ही विल ऑलवेज बी स्पेशल टू एवरीबडी एल्स हुज वर्कड इन रॉकस्टार। देयर वाज अ bonhomie व्हिच आई हैड नेवर सीन इन माय लाइफ। ये सच है कि रणवीर कपूर को कुछ डिवाइन पावर का एहसास हुआ था जब एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था? ऐसा कहा क्या रणबीर ने? ऐसा कहा, एक किस्सा आया था कि जब कुन फाया कुन रिकॉर्ड हो रहा था तो उसमें एक सीन है जहाँ पर कट होना था, लेकिन रणवीर शायद किसी अलग दुनिया में कुछ अलग एहसास कर गए थे और बहुत रियलिस्टिक आया। कह नहीं सकते, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें मतलब दिस इज सम, देयर इज सम मीनिंग इन इट, देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा साइंटिफिक मीनिंग इन इट, बट वो क्या एहसास था पता नहीं। ऑब्वियसली एवरीबडी वाज, ऑल ऑफ अस वर वेरी मूव्ड राइट थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म, एंड स्पेशली इन द शूटिंग ऑफ कुन फाया कुन। उस वक्त ऐसा था कि बहुत सर्दी थी और रात भर हम वहाँ रहते थे, जागते थे, और नंगे पैर हमें फर्श पे घूमना पड़ता था। जब हम अंदर गए तो सारी चीज़ें, जो सारे हमारे प्लान्स थे, शॉर्ट ब्रेकडाउन था, वो सब कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ आप ट्रॉली नहीं ले जा सकते थे, और सारे शॉट्स, वो ट्रैक होता है उसमें था, और ये जो जिब होता है ये भी हम नहीं ले जा सकते थे। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, पीठ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सारी चीज़ें जब एकदम टूट के ख़त्म हो गई ना, तो फिर एक नया इमर्जेंस हुआ। फिर जब मैं एक शॉट ले रहा होता था या कुछ कर रहा होता था, हमें नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा। उसमें कोई एक फ्लो हमें मिला, एंड द सॉन्ग वॉज इंस्पायरिंग अस, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। आई थिंक क्या होता है कि आई थिंक डिवाइन पावर सिर्फ एक होता है, वो होता है बिलीफ का। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई सुपर नेचुरल चीज़ होते हुए नहीं देखी है, मगर मैंने ये ज़रूर देखा है कि एक बिलीफ और एक के साथ ना आप कुछ ऐसा कर जाते हो जो आप दरअसल नहीं कर सकते थे।
वो माहौल था जब हम शूट कर रहे थे, ये वो माहौल ज़रूर था। आप में से कम लोग जानते होंगे कि इम्तियाज जो है मैच मेकर भी हैं, ऐसा मुझसे रणदीप हुड्डा ने कहा। नहीं, हाँ, रणदीप हुड्डा ने कहा है। रणदीप हुड्डा का मैंने पॉडकास्ट किया था, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब हाईवे के प्रमोशंस हो रहे थे तो एक बड़ा ब्यूटीफुल सा आप लोग का वीडियो वायरल होता है जिसपे एक ट्रॉली है, आप, आलिया और रणवीर कपूर बैठे हैं। उन्होंने कहा पिक्चर मेरी थी, प्रमोशन में रणवीर कपूर आए थे, बट मैं खुश इस बात से हूं कि दोनों की जोड़ी वहां से बन गई, इम्तियाज को क्रेडिट दे रहा हूं मैं। हाँ, अगली पिक्चर जब मैं बनाऊंगा उसमें रणदीप को एज एन एक्टर नहीं लूंगा, बट उसको वही वाला रोल करने के लिए बुलाऊंगा, तो उसका एक्चुअली उसने ये गुंजाइश नहीं छोड़ी। ही इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड विद लिन एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी नाइस कपल। उसने खुद ही अपना काम कर लिया, मुझे ज़रूरत नहीं आपको ये वाइब कब आई, मतलब कि ये दोनों परफेक्ट मैच मेकर हैं, मतलब अच्छे, क्योंकि लोग आपको भी क्रेडिट देते हैं उस वीडियो को, जब अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ है इसमें खूबसूरत, कुछ है। जब मैंने आलिया के साथ काम किया तो मुझे लगा कि दी ओनली अदर एक्टर हु बिहेव्स लाइक दिस इज रणबीर। उन दोनों की काम करने के स्टाइल में या जिस तरह से वो इमोशंस को प्रोसेस करते हैं ना, उसमें सिमिलैरिटी ज़रूर थी। और ये बात मैं कहता भी था कभी रणबीर को कभी आलिया को कि यू नो यू गाइज बिहेव इन अ सिमिलर फैशन। मतलब मैंने गलत नहीं कहा कि आप मैच मेकर हैं। नहीं, मेरा क्रेडिट बिल्कुल नहीं है। दे ऑल्सो आई थिंक लाइक्ड ईच अदर अ लॉट। आलिया को बहुत पसंद थे रणवीर। आलिया को पसंद है हाँ, रणबीर। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से पहले कह रखा था कि मुझे रणवीर से शादी करनी है। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अब भी पसंद है, शादी के बाद भी पसंद है, ऐसा ये बड़ा रेयर है। चलिए मैं इसी पे सवाल पूछ लेता हूँ, जैसे आपने कहा कि अभी भी पसंद है। आजकल के रिश्ते बड़े टेम्परेरी होते हैं। अभी चेतन भगत भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि किसी के साथ मिले, इश्क फर्स्ट टाइम देखा लव हो गया, सेकेंड टाइम में सब हो गया, उसके बाद फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ये मोहब्बत कैसे बदल गई, या ऑप्शन ज्यादा हो गए, या हम ज्यादा खुल गए, ज्यादा दुनिया देख जब ली? से लोग मोहब्बत की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है तब से यही कह रहे हैं कि मोहब्बत बदल चुकी है। पहले की मोहब्बत ज़्यादा बेटर हुआ करती थी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मोहब्बत वही है, उसकी परिभाषा बदलती रहती है, उसके तरीक़े बदलते रहते हैं। रिलेशनशिप और मोहब्बत में फ़र्क है। रिलेशनशिप का तरीक़ा बदलता रहता है, मोहब्बत का वही लॉजिकल तरीक़ा है जो उस वक्त भी समझ में नहीं आता था, आज भी नहीं समझ में आता है। पहले भी लोग, रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ते फिर से बन सकते हैं, रिश्तों को ढोया जा सकता है सदा 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 के लिए, मगर इन चीज़ों का मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। आपके ज़माने में थी ये सब सिचुएशनशिप या बाकी शिप्स जितनी चल रही हैं? मेरा ज़माना तो अभी चल रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? अभी भी मोहब्बत में आप? मोहब्बत कोशिश करता रहता हूँ मैं, कैसी कि मोहब्बत मोहब्बत? में रहूँ। मैं काम की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? वो जिस जो फिल्मों- मोहब्बत की आप वो जो बात फिल्मों कर- में दिखाई पड़ती है आपके, वो रूहानी एहसास, वो मैजिक टच वाला मोहब्बत। वही कह रहा हूँ ना कि अगर जिंदगी में इतना कुछ होता तो मैं फिल्में क्यों बना रहा होता। समझ गए आप? बहुत डीप बात है। इम्तियाज अली का जब जिक्र आता है तो जो फिल्में हमारे जहन में सबसे पहले आती हैं वो आती हैं रॉकस्टार, जब वी मेट, कॉकटेल आपने लिखी थी, लव आजकल, हाईवे, तमाशा। आप किसी से भी इम्तियाज का जिक्र कीजिए, वो सबसे पहले आपको इन फिल्मों का नाम बताएगा। और एक सवाल ये मेरे मन में आया था कि ये सारी फिल्में 2007 से 2015 के बीच की हैं। 2015 से 2025 में हम हैं। इम्तियाज ने फिल्में बनाई हैं, अच्छी गई हैं, सुपरहिट है, मुझे बहुत सारी फिल्में आपकी अच्छी लगी। बट वो जो कल्ट फिल्में थी जो सबसे पहले इम्तियाज को दिमाग में करती याद आती हमें, वो 7 से 15 में थी। ऐसा लगता है कुछ थोड़ा सा मिसिंग है एक दर्शक के तौर पर, क्योंकि मुझे आपकी वो फिल्म, आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जिनसे आप इम्तियाज का जिक्र करेंगे तो आपसे रॉकस्टार के बारे में बात करेंगे, तमाशा में गहराई में ले जाएंगे, और बहुत सारी फिल्मों का जिक्र करेंगे। कुछ लगता है मिसिंग है, या हम इतना कुछ हमने गहराई में देख लिया कि हमें अगर एक एवरेज या बेस्ट आता है तो हमें उम्मीदें हमने बढ़ा रखी है? नहीं, अच्छा है कि अगर उम्मीदें बढ़ा रखी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपने कहा था कि कुछ साल लग जाते हैं फिल्मों को सक्सेसफुल या पॉपुलर होने में, वो साल लग रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल तक 1-2 और फिल्में आपको पसंद आ जाए मेरी। इम्तियाज अली की अपनी सबसे ज़्यादा देखी हुई फिल्म कौन सी है? बनने के बाद मैं अपनी फिल्मों को ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ। शायद रॉकस्टार अभी मैंने रिसेंटली देखी, क्योंकि जब रॉकस्टार रिलीज़ हुई थी, जब वो बन करके आई थी, उसका जो फाइनल पहला वाला शो भी था वो भी मैं देख नहीं पाया था किसी वजह से। उसके बाद जब रॉकस्टार रिलीज़ हुई तो मैं अक्सर टिकट खरीद करके अकेले जा कर के देखता था फिल्म,
मगर जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती थी मैं सो जाता था फॉर सम रीज़न, सो आई वॉज नेवर एबल टू वॉच द फिल्म। फिर अभी क्योंकि वो रिलीज़ हुई थी कई साल के बाद, तो मुझे फिर से मौका मिला, फिर मैंने 2 बार देखी। तो दैट इज़ माई हाईएस्ट सीन फिल्म आई थिंक। मैं पता नहीं कितना सही हूं कितना गलत, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा, किसी से सुना भी मैंने, कि रणवीर कपूर ने दोबारा आपको याद दिलाई थी कि आप एक म्यूजिकल फिल्म बना रहे थे, रॉकस्टार, एंड जॉन अब्राहम शायद पहली कास्टिंग थे। सच है ये? या इट्स ट्रू। सबसे पहले मैंने जॉन से बात की थी इसके लिए, बहुत पहले की बात है ये, उस वक्त की बात है जब वी मेट नहीं बनी थी। और ये भी सच है कि आप रॉकस्टार लिखकर भूल गए थे? एक्चुअली मैं भूल भी नहीं गया था, वो जो मेरा डॉक्यूमेंट था वो गायब हो गया था, वो कंप्यूटर क्रैश कर गया था और किसी तरीके से मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पाया जो स्क्रिप्ट थी। तो जब कई साल के बाद वो कहानी मैंने एक्चुअली रणबीर को सुनाई और रणबीर ने कहा हाँ ठीक है ये करते हैं, तो मैंने उस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि वो गायब हो चुकी है मेरे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं। तो मुझे फिर उसको याददाश्त से दोबारा लिखना पड़ा और ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि फिर जैसे रूमी के साथ एक वाक़या हुआ था कि उन्होंने अपनी सारी कविताएं, बहुत बड़े वो शायर थे रूमी, तो उन्होंने सारी कविताएं इनको दी, अपने उस्ताद को, तो उस्ताद ने सब लिया और सबको दरिया में फेंक दिया और सब बह गया। एंड फिर उन्होंने कहा रूमी से कि अब जो तुम लिखोगे वो अच्छा होगा। सो मेरे ख्याल से वो रॉकस्टार की स्क्रिप्ट जो गायब हो गई थी ना, उसको फिर दोबारा लिखने के चक्कर में वो फिल्म जो है वो बनी, जो अब वो बनी है। तमाशा जब आई थी सर तो 2 तरह के रिएक्शन थे। तमाशा जब आई थी तो लोग इतनी गालियां बक रहे थे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वही मैं कह रहा हूं कि 2 रिएक्शन थे। हाँ। एक रिएक्शन था ये क्या बना दिया है, और दूसरा था क्या बना दिया है। ज्यादा कौन सा पहले आया था? क्या होता है ना कि फिल्म मेकर्स को लोग तारीफ ज़्यादा करना पसंद करते हैं, तो जो जिनको फिल्में पसंद नहीं आ रही होती वो पीछे से निकल जाते हैं, जिनको पसंद आ रही होती वो सामने आते हैं। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन था, इनसे अलग वो रिएक्शन था जिसकी वजह से ना मुझे समझ में आ गया कि किस तरह से लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। पहली ही स्क्रीनिंग में कहीं पर एक ऑडियंस में मैं गया एंड बहुत सारे लोग थे, वो बहुत सारे लोग आगे बाहर वो बोल रहे हैं अच्छी फिल्म है, अच्छी ही बोलते हैं, फिल्म मेकर से क्या कहेंगे। और एंड एक महिला थी जो वहाँ खड़ी होकर के, उनकी उम्र मुझसे शायद थोड़ी सी ज़्यादा थी उस वक्त, तो वो देख रही थी मुझे दूर से खड़ी होकर के, और उनकी आंखों में कुछ था, तो मैं बार बार ना उनकी तरफ देख रहा था कि ये ऐसे देख रही हैं मुझे। तो सबने कह लिया जो कहना था, फिर मैं उनकी तरफ गया, वो जाने लगी, तो फिर मैं उनकी तरफ गया एंड एक्चुअली आई फॉलोड हर एंड आई सेड दैट आपको कैसी लगी फिल्म। तो शी लुक टुवर्ड्स मी एंड शी सेड ये फिल्म तुमको पहले बनानी थी, अब तो बहुत देर हो गई। एंड शी वॉकड अवे एंड एज शी वॉकड आई फेल्ट दैट like that glisten in her eyes as though she's crying. And I thought about it later that ये क्या हुआ इनको। तो I feel that lot of people actually equated this film with their lives. अपनी परिस्थिति के हिसाब से लोगों ने डिसाइड किया कि ये फिल्म उनको अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है। उनकी लाइफ में देर हो गई थी, बट मैंने टाइम पे देख ली थी सर। क्योंकि उसमें क्या कर रहे थे? दीपिका बीटेक कर रहा था मैं, और जब दीपिका उससे कहती है कि तुम किसी और की जिंदगी जी रहे हो, उसी वक्त आपने छोड़ दिया कोर्स। 2-3 फिल्में मेरी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट रही, उसमें 3 इडियट थी और एक सीन अच्छा था ये वाला, जिसमें वो एहसास होता है कि आप किसी और की जिंदगी जी रहे हो, आप कुछ और करना चाहते हो जहां शायद आप बेहतर कर सकते हो। तो मैंने टाइम पे देख ली थी, और मैम से भले मिस हो गई होगी, बट मैंने टाइम पे देखी थी। अगर तुम साथ हो ये पहले सॉन्ग नहीं था? नहीं, एक्चुअली कोई और सॉन्ग था जो अब याद नहीं है। उसके पहले एक और सॉन्ग था, सेम सीन पे शूट हो चुका था। सेम सीन शूट मैंने हाँ किसी और गाने के साथ किया था। उसके बाद रहमान सर ने बोला नहीं आई थिंक आई कैन डू बेटर, तो फिर उन्होंने एक और गाना बनाया, तो मैंने बोला बड़ा अच्छा गाना है, तो उन्होंने कहा नो आई थिंक वी कैन डू बेटर देन दिस। फिर तीसरा गाना बना अगर तुम साथ हो, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नो आई थिंक वी कैन डू बेटर। एंड फिर मैंने कहा कि सर यू प्लीज कैरी ऑन डूइंग बेटर, बट दिस इज द सॉन्ग दैट विल गो इनटू द फिल्म। दिल और दिमाग की लड़ाई में किसकी सुने? क्योंकि जब मैं गाना सुनता हूँ पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूँ, रोकना भी चाह रहे हैं नहीं भी रोक रहे हैं, अगर तुम साथ हो, दिल और दिमाग, अगर आप इश्क में हो तो किसकी सुने? आपके पास गुंजाइश ही नहीं होती है कि आप किसकी सुने, आप दिल की ही सुन रहे होते हैं।
ये आपका, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये कह के कि मैं सुन रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अक्सर दिल ही डिसाइड कर रहा होता है। इश्क में इंसान, मुझसे कुमार विश्वास ने कहा था कि इश्क में इंसान का बेटर वर्जन निकल आता है। इश्क में इंसान कैसे निखरता है, या खुद की तलाश, क्योंकि आपकी हर फिल्मों में थीम यही एक जो मैंने डिस्कवर की है, आप कैसे देखते हैं इश्क में पड़े इंसान के साथ क्या बदलाव होता है? जैसे कि मैंने कहा कि इश्क इंसान को ना बहुत सारी तकलीफ मुश्किलात में डाल देता है, ऐसे सिचुएशंस में डाल देता है जो वो जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है। फिर उसके अंदर का जो एक मीडियोकर इंसान होता है ना, वो मरने लगता है। बिकॉज मीडियोकर इंसान जो होते हैं उनको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो बेटर वर्जन वाला इंसान होता है, जिसके अंदर वो सलाहियत होती है कि वो इन सिचुएशंस को सरवाइव कर सके, उसका जन्म होता है। मुझे लगता है कि इश्क जो होता है ना, इट ओपन्स द डोर टू योर हार्ट and you start to feel more and more, and then things get more and more difficult, and you're seeking questions, but when you get the answer, there are two more questions with that answer, and so it's like a journey that begins. और इस रास्ते में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जो आपको नहीं चाहिए था वो आपको मिलता है। लैला मजनू में कहीं आपने कहा था कि लैला इश्क के तसव्वुर में थी, उसे इश्क था। किसी के साथ होकर भी इश्क में होना क्या होता, कि तुमसे प्यार नहीं लेकिन मैं खुद में इश्क में हूं, इश्क से इश्क है, ये क्या परिभाषा थी? बड़ा डीप कॉम्प्लिकेटेड था। एक्चुअली मैंने लैला मजनू ना बनानी नहीं चाहिए थी, मैंने सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए उसके 2-3 सीन खुद ही मैंने लिखे थे। और लिखा करो सर अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आप लिखूंगा मैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हीर रांझा के सीन्स लिखूं, मगर लैला की मुझे एक बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। और माइंड यू, ये जो कहानियाँ हैं ना, ये इतने 1000 साल से, मतलब 100 साल से चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें सत्य ज़रूर होगा। लैला की कहानी में क्या होता है कि उसको प्यार था, वो चाहती थी कि वो फलाने चश्मे में जा कर के एक मन्नत मांगे अपने आशिक के लिए, मगर उसको उसकी दोस्तों ने कहा कि भाई कोई है भी जिससे तुमको इश्क है। तो लैला ने रियलाइज़ किया कि मुझे इश्क तो है, मगर कोई बंदा नहीं है जिससे इश्क है। फिर उसने ढूंढा अपने दिमाग में कि कोई मेरे जहन में है जिसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, ताकि मेरा ये जो इश्क है ये समझ में आए कि अच्छा हाँ मुझे इससे इश्क है। तो उसको याद आया कि एक लड़का था जिससे मैं बहुत पहले मिली थी, चलो उसी को मैं अपना लवर बना लेती हूँ, मगर मुझे इश्क में होना है। इश्क करने की जो ज़रूरत होती है ना, शायद वो पहले आती है, और जिससे आप इश्क करते हैं ना, वो शायद हो सकता है बाद में आए। कि आप देखेंगे कि अगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कई रिश्ते होते हैं, वो अपने हर रिश्ते में एक ही जैसे बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो बदल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इश्क करने की ज़रूरत इंसान की अपनी खुद की होती है। खूबसूरत, आई मीन ये बहुत खूबसूरत है। ये सबसे ज़्यादा किस फिल्म के सीक्वल की बात आपसे लोगों ने की सर? रॉकस्टार के सीक्वल की, और जब वी मेट के सीक्वल की बहुत यही मेरा सवाल आने वाला था, क्योंकि शाहिद और करीना मिलकर बिछड़े, अभी भी जब सामने पड़ते हैं तो इंस्टाग्राम पर रील आ जाती है जब वी मेट के गाने के साथ, और लोग पूछते हैं कि इम्तियाज़ अली फिर कब मिलाएंगे। वो फिल्म की कहानी ऐसी थी, मुझे लगता है कि एक्चुअली मैंने एक फिल्म बनाई जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की, वो थी लव आजकल 2। हालांकि वो सीक्वल नहीं थी, क्योंकि वो कहानी कुछ और थी। कहानी मेरे ख्याल से एक टाइम पे जो जैसे रॉकस्टार की कहानी है, ख़ास करके जब वी मेट की कहानी है, उसमें कुछ अब बचा नहीं है कहने को ना, तो उसको फिर से कहना, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है ना कि जो भी 2 होता है ना वो बहुत चल जाता है, तो हर आदमी कुछ ना कुछ 2। मैं तो सोच रहा हूँ एक फिल्म बनाओ जो नई हो, उसका नाम 2 कर दूँ, क्रिएटर्स मंच 2, तो फिर वो चल जाएगा। आपकी लव आजकल की कास्टिंग बहुत स्ट्रांग थी, हालांकि कास्टिंग में पहले भी सवाल उठे, जैसे रॉकस्टार आई थी तो उसमें शुरू में बहुत सारे लोगों ने नरगिस को लेकर सवाल उठाए, बाद में सब ने अप्रिशिएट किया। लव आजकल 2 की कास्टिंग ठीक थी, या किसी ने कहा आपसे कभी कि? मेरे ख्याल से कास्टिंग अच्छी थी, मगर वो फिल्म अपनी पूरी पोटेंशियल पे नहीं जा सकी, जिसका मतलब वो होता है यार, वी ऑलवेज ट्राई टू डू द बेस्ट, समटाइम्स इट डजंट हैपन। एक फिल्म आई थी चमकीला, आपकी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, और जैसा आपकी फिल्मों में होता है कि जो किरदार होता है वो अक्सर एक कश्मकश में होता है। चमकीला तो मेरी लास्ट फिल्म थी, आप कैसे उसको खूबसूरत बोल रहे हैं? वो तो 2017 के बाद बनी है। मैंने उसमें इसलिए कोट किया था, कुछ फिल्में मुझे अच्छी लगी,
बट वो कल्ट फिल्मों में नाम अभी भी वही आता है। मुझे रॉकस्टार देखनी है, मुझे तमाशा देखनी है, मुझे लव आजकल देखनी है, कॉकटेल दोबारा देखनी है, वैसी फिल्में मुझे मैं मिस कहीं करता ऐसा तो नहीं कि उन सन के बीच में आप फिल्मों के बड़े हूं। नहीं, मैं आज शौकीन भी थे और अब नहीं है? मैं आज भी खुद इश्क में तसव्वुर हूँ। जैसे इरशाद ने एक बंदे को बोला था कि आपने पिछली 3 फिल्मों में यही कहा है कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा और सेकंड हाफ अच्छा नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बंदे ही ऐसे हैं जिसको फर्स्ट हाफ ज्यादा पसंद है? चमकीला या आपकी जितनी फिल्में सर है, उसमें किरदार जो होता है वो अक्सर कश्मकश में होता है। दिलजीत भी आजकल थोड़ा कश्मकश में चल रहे हैं। एक फैसला है जिसमें कुछ उन्हें सही मान रहे हैं, कुछ उन्हें गलत मान रहे हैं। क्योंकि आप फिल्म मेकर हैं, नेशनलिटी का मामला है, मुझे लगता है कम से कम मैं आपकी राय ले सकता हूं कि जो ये रिसेंट एक कहानी चल रही है पाकिस्तान के साथ काम करने को लेकर। देखिए, इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर मुझे लगता है क्योंकि मैं दिलजीत को जानता हूँ तो मैं जानता हूँ कि उसके दिल में देशभक्ति का जज्बा बहुत स्ट्रांग है। वो बिल्कुल सन ऑफ द सॉइल है। आप देखिएगा कि उसके जो कॉन्सर्ट्स इतने फेमस हुए हैं, आखिर में वो हिंदुस्तान का झंडा लेता है। और वो ऐसा बंदा नहीं है कि झूठ मूठ कोई चीज़ करे, फेकनेस के साथ वो कुछ नहीं करता है। तो उसके दिल में ये जज्बा, उसको किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसा करो, बट वो अपने हर कॉन्सर्ट के एंड में वो मैं हूँ पंजाब और हिंदुस्तान के झंडे के साथ इसीलिए शायद associate सबने होता इतनी है। मोहब्बत उन्हें दी और इसीलिए शायद लोग सवाल भी उठा रहे हैं सर। हाँ, मगर क्या होता है कि अक्सर क्या हो, मैं देखिए डिटेल्स तो नहीं जानता, बट एक्टर का डिसीजन नहीं होता है ना कि किसे कास्ट किया जाए फिल्म में। तो आई डोंट नो हाउ इट वेंट, बट आई डू नो दैट वो उसके अंदर देश प्रेम बहुत ज़्यादा है, दिलजीत के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो लोग देख पाएंगे उसके अंदर के सच को, कुछ देर के बाद उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल मुझे इसी भीड़ में से किसी ने दिया था कि इंडिया में कास्ट एक बहुत बड़ा इशू है, और किसी ने मुझसे अभी भीड़ में एक बच्चे ने आकर मुझसे कहा कि इम्तियाज सर से मैं पूछना था, तो सवाल मैं ही पूछ लेता हूं। उसने कहा कि चमकीला फिल्म में किरदार को हाईलाइट किया गया, कास्ट को हाईलाइट नहीं किया। कई लोग कह रहे थे कि बचते हैं, तो क्या फिल्म मेकर के तौर पर अभी भी हम उस चीज को छूने से थोड़ा सा बचते हैं? नहीं, बचना नहीं चाहिए, मगर क्या है कि कास्ट वॉज अ वेरी वेरी बिग। चमकीला की ज़िंदगी में कास्ट बहुत बड़ा मुद्दा था, मगर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। जब मैंने फिल्म बनाने की शुरुआत की तो मुझे लगा इसमें कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा जी। और कुछ चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी। तो मैंने जो पकड़ा वो ये था कि इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ लव स्टोरी बिटवीन एन आर्टिस्ट एंड म्यूज़िक। उस एंगल से मैंने फिल्म को देखा और उस एंगल से जो इम्पोर्टेंट था उन चीज़ों को रखा, और जो चीज़ें मैं नहीं अकोमोडेट कर सकता था उनको थोड़ा सा टच करके मैं निकल गया। ठीक है सर। जैसे एक वहाँ होता है जब वो खुद कहता है कि मैं चमार हूँ मगर मैं भूखा नहीं मरूंगा और आपकी भीख की ज़रूरत नहीं है मुझे, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वो इम्प्लाई हो गया और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। इस चीज़ को मैं इंक्लूड ज़रूर करना चाहता था, मगर इसके बियॉन्ड मेरे पास टाइम नहीं था स्क्रीन प्ले में। ठीक है, एक छोटा सा रैपिड फायर है सर। पहला क्रिटिसिज्म किस फिल्म के लिए मिला था? पहला क्रिटिसिज्म पहली फिल्म के लिए ही मिला था। वो फिल्म बनने के पहले ही वो क्रिटिसिज्म मिल चुका था। वो ये था कि तुम लव स्टोरी बनाना चाह रहे हो और इसमें तो कोई विलन ही नहीं है, तो बैरियर नहीं होगा तो लव स्टोरी क्या बनेगी? जब मुगले आजम नहीं होंगे तो दो लोग प्यार में सलीम आपस में और दुश्मन बन अनारकली जाते की हैं। मोहब्बत का क्या फ़ायदा? दो लोग प्यार में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं कई बार। हाँ, खुद दुश्मन अपने अंदर होता है, यही मैंने उनसे भी कहा था। जब वी मेट की गीत या फिर तमाशा का वेद, कौन सा किरदार आपके करीब है? जब भी मेट की गीत की तरह मैं बनना चाहता हूँ, बट तमाशा के वेद की तरह हूँ, तो करीब ज़्यादा वो है जो आप बनना चाहते हैं। तो जब भी मेट की गीत ज़्यादा करीब है। ब्यूटीफुल। दीपिका या आलिया? इतना भी बेवकूफ़ नहीं हो कि ऐसे मंच में ये जवाब दे दूं मैं। आपने जवाब दिए वैसे इस पे? मैंने देखिए जो जवाब दिए ना, कभी मैं आलिया बोलता हूँ, कभी मैं दीपिका बोलता हूँ। तो आज आज किस ओर है? आज मुझे दोनों ही इक्वल लग रही है, पता नहीं क्यों। ओके, इम्तियाज अली के गाने हम सब बहुत सुनते हैं। इम्तियाज अली की प्लेलिस्ट के 5 गाने हमें बता दीजिए। मेरा एक भी गाना उसमें नहीं है। मैं जो आप सुनते हैं, आप जो म्यूजिक प्ले करते होंगे, ड्राइव करते हो, 5 गाने जो आप कभी भी सुन सकते हैं। हाँ, एक तो मैं ना फैज़ की नज़मों की के गीत अक्सर सुनता रहता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ की मैं पोइट्री मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं ना अक्सर बिली जोएल के गाने बहुत सुनता हूँ, लेड ज़ेपलिन के गाने बहुत सुनता हूँ, पिंक फ्लॉयड भी सुनता हूँ। आप गुस्से से देख रहे हैं मेरी तरफ? नहीं नहीं सर, अच्छा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा हाँ, और बहुत सारे ऐसे रैंडम गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, सिंगल्स ऑफ वेरियस आर्टिस्ट्स। बॉलीवुड में कोई गाने जो आपको पसंद हो? पुराने गाने मुझे बहुत पसंद हैं। जैसे कौन से? वो काफ़ी पुराने हैं, मतलब वो मेरी पैदाइश के पहले के भी बहुत गाने सारे पुराने गाने नहीं हैं। थे, जनरेशन वाइज बढ़ते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं। हाँ, लोग सुनते रहते हैं। जैसे वो तुम पुकार लो, रहे ना रहे हम, इस तरह के गाने बहुत सारे हैं। वो कौन सा है कि चलिए और अच्छे से फ्रेम कर देता हूँ, जब आप आशिकी में थे तब कौन से गाने सुन रहे थे? तब मैं सुनता था ए मेरे हमसफर। उदित नारायण, खूबसूरत गाना है। आप ही की फिल्म की लाइन से ही मैं एंड कर दे रहा हूँ कि आपको क्या लगता है ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं? नहीं, ये सब हमारी पहले से कहानी planned था। लिखी हुई है। ये कहानी लिखी हुई थी। थैंक यू सो मच इम्तियाज अली। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत लम्हा मेरी जिंदगी का एनडीटीवी परिवार की तरफ से शुक्रिया।